हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः एक बार फिर स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो संसदीय समितियां और इनसे संबंधित पीवाईक्यू जितने भी पूछे हैं वो रहेंगे। इसके बाद ये टॉपिक अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपको कहीं भी संसदीय समितियों से कोई भी प्रश्न मिलता है तो आप उसे सही कर सकें। चलिए, तो बिना देरी करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। एक चीज और, पहले क्या है, हमारा जो क्लास का टाइम था वो 10 बजे था, तो आज हम उसे चेंज करते हैं। क्या है कि 10 बजे थोड़ी क्लास हो नहीं पाती, तो रामप्रसाद आईएएस पर रोज क्लास 2 बजे से रहेगी। इसके बाद जो हमारा पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितने भी वीडियो वगैरह वो पॉलिटिकल पाथवे पर रहती हैं, तो वहाँ पे जो क्लास का टाइम है वो हम 4 बजे से करते हैं। थोड़ा बीच में गैप भी हो जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगी। तो वहाँ पे जो क्लास का टाइम रहेगा वो 4 बजे रहेगा और इस प्लेटफॉर्म पर 2 बजे का रहेगा। आपको पता हो कि उत्तर प्रदेश आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और जितने भी मेरे भाई लोग या दोस्त उस एग्जाम को टारगेट करना चाह रहे हैं, वो जिनका सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं उसके लिए बहुत पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा। तो आज हम संसदीय समितियों से संबंधित देखते हैं। संसदीय समितियां, तो मेनली ये है कि संसदीय समिति की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम नोट्स देखते हैं। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। तो विभिन्न समितियां होती हैं, एक से अधिक समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती है। या तो नियुक्त होती है या फिर उनका निर्वाचन किया जाता है, या फिर अध्यक्ष या फिर सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती है। ठीक है। या फिर इनको जो अध्यक्ष हैं लोकसभा में और राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो नाम निर्देशित करते हैं। ये अध्यक्ष या सभापति के जो गाइडलाइंस या निर्देशानुसार कार्य करती है, और अपनी जो प्रतिवेदन या फिर रिपोर्ट वो भी सदन को या फिर लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है। मेनली ये संसद जो उसी के नियंत्रण में कार्य करती है और उसी को रिपोर्ट देती है। संसदीय समितियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहली है स्थायी समितियां और दूसरा है तदर्थ समितियां। स्थायी जो समितियां हैं वो स्थायी प्रकृति की होती हैं, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं। इनका जो गठन है वो प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। और जो दूसरी तदर्थ समितियों की जो प्रकृति है वो अस्थायी होती है, जिस उद्देश्य के लिए उनका गठन किया जाता है उसके पूरा होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। विधेयकों पर प्रवर समिति या संयुक्त समितियां तटस्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण है। जैसे किसी भी सदन में जब विधेयक लाया जाता है तो उसकी समीक्षा के लिए 2 तरीके से समितियों का गठन होता है। एक तो सिलेक्ट समिति यानी प्रवर समिति। प्रवर समिति वो समिति होती है जिसमें केवल एक सदन के सदस्य शामिल होते हैं। जैसे विधेयक अगर लोकसभा में आया पहले, अगर जनरल विधेयक है वो, तो सिलेक्ट कमेटी यानी उसी के मेंबर शामिल होंगे।
या फिर संयुक्त समिति, तो इसमें जॉइंट कमेटी बोलते हैं हम। तो इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं और इनका अनुपात मेनली 2:1 के आधार पर लिया जाता है। प्रमुख अगर स्थायी समितियों की अपन बात करें तो वित्त समितियां, ये स्थायी समितियों का उदाहरण। दूसरा, विभागीय स्थायी समितियां। तीसरा, जांच समिति। चौथा, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति। और 5, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां। छठवां, सदन समिति अथवा सेवा समिति। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति आदि। वित्त समितियों के अंतर्गत 3 समितियां आती हैं, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो लोक लेखा समिति वह समिति होती है जो सीएजी की रिपोर्ट पर विचार करती है और इसमें दोनों सदनों के जो सदस्य लिए जाते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और 7 सदस्य राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में कुल 30 मेंबर होते हैं और इसके जो सदस्य हैं वो केवल लोकसभा से होते हैं। तीसरा है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, तो इसमें दोनों सदनों से सदस्य लिए जाते हैं। सदन विशेष की स्थायी समितियों तथा अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों यथा जैसे प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी स्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के जो सदस्यों का अनुपात है क्रमशः 2:1 का क्राइटेरिया रहता है। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लाभ के पद पर समिति तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण पर समिति के सदस्यों का जो चुनाव है तत्संबंधी सदन द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का जो कार्यकाल है 1 वर्ष होता है। किसका? तो लोक लेखा समिति का। इसी तरीके से जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है, मैंने बताया आपको। इसके जो सदस्य हैं वो केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। यह समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है, अर्थात जब बजट संसद में पेश किया जाता है तो ये समिति उस समय बताती है कि बजट को कैसे और इफेक्टिव बनाया जा सके। यह संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। सरकारी जो उपक्रम समिति है उसमें भी लोक लेखा समिति की तरह 22 सदस्य 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 होती है। लोक लेखा समिति अपनी जो रिपोर्ट है वो लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। हमने पहले ही देखा था कि जो समिति है संसद को ही सौंपती है। सामान्यतः लोकसभा से विपक्ष के
किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त करने की परंपरा है। देखिए, संविधान में तो नहीं लिखा है, बट इसका जो अध्यक्ष होता है वो सामान्यतः ऐसी परंपरा विकसित हुई है कि विपक्ष का कोई सदस्य होगा। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती। चलिए अब हम प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, यानी जो भारतीय संसद है वो जो प्रशासन है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कार्यपालिका है, तो संसदीय समितियों के माध्यम से। तो पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पे भारतीय जो संसद है वो संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो लोक वित्त पर नियंत्रण वो 3 समितियों के माध्यम से करती है। एक लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रमों पर समिति। तो 3, एक तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रमों पर समिति। ये तीनों ही समितियां बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया, ध्यान रखना। तो इसके लिए कोई अनुच्छेद नहीं दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो हमने देखा था कि जो प्राक्कलन समिति है वो सबसे बड़ी है कि उसमें 30 मेंबर होते हैं, वो भी लोकसभा से। लोक लेखा समिति में 22, सरकारी उपक्रम समिति में भी 22। ठीक है, तो ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, इसे हम इंग्लिश में एस्टीमेट कमेटी कहते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में जो प्राक्कलन समिति है उस संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें हम संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समितियों से जो तात्पर्य है वो उस समिति से है जो सदन या सदनों द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है। इसकी विशेषता है कि या तो सदनों द्वारा, सदन के द्वारा नियुक्त या फिर निर्वाचित होनी चाहिए, अथवा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जानी चाहिए, और ये अपना जो प्रतिवेदन या फिर रिपोर्ट है वो अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करती है। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियों को हमने देखा था कि 2 प्रकार की होती है। एक है स्थायी समितियां और दूसरा है तदर्थ समितियां। स्थायी समितियों में और वित्तीय समितियों में सबसे पहले लोक लेखा समिति आती है। हमने देखा था कि दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य समिति में शामिल होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक या मलेगा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष होता है। ठीक है, 1 वर्ष तक रहती है, फिर उसके द्वारा निर्वाचन हो जाता है। इसके बाद जो दूसरी स्थायी और वित्तीय समिति है वो प्राक्कलन समिति है। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है, और हमने देखा था कि लोक लेखा समिति में टोटल 22 होते हैं। इसके सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये बहुत बड़ी विशेषता है। इसका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी स्थायी और वित्तीय समिति है वो सरकारी उपक्रम समिति। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें
15 लोकसभा और 7 राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। यह समिति सरकारी जो उपक्रम है उनके जो प्रतिवेदनों और लेखाओं की जो जांच है जो सीएजी ने सौंपी है, तथा यदि सरकारी उपक्रमों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच करती है। इसका मेनली ये कार्य होता है कि जो गवर्नमेंट के जो पीएसयू हैं उनकी जांच या सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। यहाँ पर कुछ नोट दिया है। उपरोक्त तीनों समितियां सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है, जबकि भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है। इसके बाद जो चौथी समिति दी थी उसमें वह आज का समिति थी, पर आज का समिति के सदस्यों की जो संख्या है वो लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10 होती है। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इनका कार्यकाल नियत नहीं है, पुनर्गठन के लिए किए जाने तक समिति बनी रहती है। इस समिति का जो कार्य है वो लोकसभा और राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो हमने देखा था कि प्राकलन समिति एस्टीमेट, इसमें 30 सदस्य, इसमें 22, इसमें भी 22, इसमें भी 22, ठीक है। प्राकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल तो वो 1 वर्ष होता है, यानी 1 वर्ष के लिए हमने देखा था कि इनका निर्वाचन होता है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय समिति का संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो लोक लेखा समिति ये तो है, प्राकलन समिति ये भी है, सार्वजनिक उपक्रम समिति ये भी है। बट जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है जो सीएजी है वो जब जांच करता है तो तब करता है जब सरकार पैसे खर्च कर देती है, उसके बाद इसकी जांच प्रक्रिया शुरू होती है, तो इसका नियंत्रण नहीं रहता, इसका बाद में होता है। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है, तो क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, ठीक है, हमने देखा था। संसदीय समितियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली स्थायी समिति और दूसरी तदर्थ समिति होती है। सदन विशेष की स्थायी समितियों तथा कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों तथा प्राकलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी स्थायी समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात क्रमशः 2 और 1 का होता है, 2:1, ठीक है, 2:1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये सही है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति शामिल होते हैं, तो जो पॉइंट यहाँ से गलत हो गया, केवल लोकसभा और राज्यसभा के शामिल होते हैं, तो केवल 1 सही, यानी सही पूछ रहा है तो केवल 1 सही। चलिए हम देख लेते हैं एक बार और। तो लोक लेखा जो समिति है उसका जो मुख्य कार्य है वो भारत सरकार के जो विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा जो परीक्षा की प्रतिवेदन या रिपोर्ट की समीक्षा करना ही इसका मेनली काम होता है। इसमें हमने देखा था कि 22 सदस्य 15 लोकसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, जबकि समिति में राज्यसभा द्वारा
7 सदस्य बाद में जुड़ जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का निर्वाचित, यानी कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा, ध्यान रखना संविधान में लिखित नहीं है, परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को चुना जाता है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, क्योंकि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के अतिरिक्त उद्योग व्यापार से संबंधित किसी बाहरी व्यक्ति को चुनने का कोई प्रावधान नहीं, ठीक है। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य लिए जाते हैं? तो टोटल 22 होते हैं। 22 में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, तो 15, ठीक है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है तो सीएजी के प्रतिवेदन की, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक सीएजी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं, तो सही है, हमने देखा था। दूसरा कि संसदीय जो कार्य मंत्रालय है, कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है, तो ये भी सही है। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोग के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है, तो ये भी सही है। इस तरह तीनों सही, 1 और 2 और 3। तो लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक जो उपक्रमों की समिति है, उसमें हमने देखा था कि 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, टोटल 22। बट जो प्राक्कलन समिति या फिर आकलन समिति या फिर एस्टिमेट्स कमेटी, कुछ भी नाम आया, कंफ्यूज नहीं होना, लोकसभा से 30 होते हैं, केवल लोकसभा से, ठीक है। तो इस प्रकार कथन 1 सत्य है। संसद के दोनों सदनों में जो सरकारी कार्य को समन्वित करने और तत्संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है। तो कौन से मंत्रालय को? संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है, जो कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के समग्र निर्देशन में कार्य करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय ही संसद सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालय में स्थापित समितियों, परिषदों, बोर्डों और आयोगों आदि में मनोनीत करता है। तीनों कथन सत्य। संसद की जो लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य हमने देखा था कि जो शासन के वित्तीय लेखा, विनियम तथा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है, मेनली उसकी जो रिपोर्ट है उसका परीक्षण करना, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं हम। तो जो लोक लेखा समिति है, जिसे हम पीएसी या पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, पीएसी भी कहते हैं, जो लोक व्यय है उन पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 और टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो लोक व्यय के दुरुपयोग, लोक व्यय मतलब जो धन, उसके दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है, या उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। यह समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। कौन से? तो एक तो विनियोग और दूसरा वित्त लेखाओं की जांच करती है। और नियंत्रक एवं मालिका जो परीक्षक की जो सीएजी की रिपोर्ट है, उसको बेस यानी आधार मानकर
लोक व्ययों का परीक्षण प्रत्य परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा एक सेकेंड लोकसभा अध्यक्ष सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। विपक्ष का ध्यान रखना, तो विपक्ष का लोकसभा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी जो रिपोर्ट है वो लोकसभा के स्पीकर को ही प्रस्तुत की जाती है। सार्वजनिक लोक या लेखा समिति, जिसे हम पीएसी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, अपनी आख्या, देखो शब्द चेंज कर दिया है, किसको, तो संसद को, संसद में भी लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा के स्पीकर को, ऑप्शन बी। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में, ठीक है। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, तो हमने देखा था कि 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से और टोटल 20। इस तरीके से ऑप्शन जो बी है वो सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोक लेखा की जो संसदीय समिति है उसमें लोक लेखा लोकसभा से अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है, तो गलत है। टोटल 22 होते हैं, 15 और 7। सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है, तो ये सही। जो सीएजी वित्त और विनियोग लेखाओं की जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं उनको आधार मानकर ये जांच करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, ठीक है। तो केवल 2 और 3 सही। भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो उसके अध्यक्ष को ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो हमने देखा था कि जो लोक लेखा समिति है वो पहली बात तो वित्तीय समिति और स्थायी समिति है। तो वित्तीय समिति तो पहले का तीसरा एक ही में दिया है। दूसरा है जो याचिका समिति है वो कार्यकारी समिति है। तीसरा स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये तदर्थ समिति है। चौथा डिपार्टमेंटल जो कमेटियां हैं वो स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही। एक बार और देख लेते हैं। लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति, याचिका समिति, कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, तदर्थ समिति, विभागीय समितियां, स्टैंडिंग कमेटी। राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जाता है, ये पूछ रहा है कि केवल लोकसभा के जो सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी में तो हमने देखा था कि दोनों, तो गलत है। एस्टीमेट कमेटी में केवल लोकसभा से होते हैं। सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी में भी दोनों से होते हैं, तो केवल 2 सही है। इस तरीके से जो आंसर है वो सी, केवल 2। प्राकलन भी कहते हैं हम इसे और आकलन भी कहते हैं। इंग्लिश में हम एस्टीमेट बोलते हैं। कुल 30 मेंबर होते हैं, हमने देखा था। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है, जबकि लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी दोनों में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। सरकारी आश्वासनों पर जो स्थायी समिति है वो दोनों सदनों में पृथक रूप से गठित होती है, जिसमें लोकसभा की समिति में 15 सदस्य, राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य शामिल होते हैं।
निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो हमने देखा था कि इसमें दोनों होते हैं, कुल 22, 15 और 7। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में दोनों, आकलन समिति में 30 होते हैं और केवल लोकसभा से इसमें भी दोनों होते हैं। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित होती है? देखिए, एस्टीमेट कमेटी कह रहा है, एस्टीमेट ईसी कमेटी, तो लोकसभा के सदस्यों से। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो प्राक्कलन समिति वित्तीय समिति है, लोक लेखा समिति भी वित्तीय समिति है, और लोक उपक्रमों संबंधित समिति भी वित्तीय समिति। तो तीनों वित्तीय समितियों के उदाहरण है। ठीक है। भारतीय संसद की दो हैं, एक तो वित्तीय और स्थायी। तो प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं जो 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। दूसरा है लोक या सार्वजनिक लेखा समिति, 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, जो 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। इसके बाद तीसरा है लोक या सार्वजनिक उपक्रम समिति, टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो हमने देखा था कि सार्वजनिक लेखा समिति, पीएसी, ये भी सही है, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो डी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है वो कि निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं? तो हमने देखा था कि लोक लेखा समिति स्थायी समिति है, आकलन समिति भी स्थायी समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति भी स्थायी समिति है, और ये भी स्थायी समिति है जाति और जनजातीय कल्याण से। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, 4 ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटी, तदर्थ समितियां, एडहॉक कमेटी। स्थायी समितियों में 3 मुख्य वित्तीय समितियां, एक आकलन समिति, एक लोक लेखा समिति और एक सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो 3 तो होती हैं, एक आकलन समिति, एक लोक लेखा समिति, एक सार्वजनिक उपक्रम समिति। अन्य स्थायी समितियों में जैसे एक जांच समिति, संवीक्षण समिति, सदन के दिन प्रतिदिन की कार्रवाई से संबंधित समिति, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण पर समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधानों से संबंधित समिति आदि शामिल है। अतः अगर अपन प्रश्नानुसार 4 विकल्प में जो उल्लेखित समितियां स्थायी समिति, इस तरीके से आंसर कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में, ये तो है ही। दूसरी सरकारी आश्वासनों के बारे में, ये भी है। और तीसरी है आकलनों के बारे में या प्राक्कलनों के बारे में, एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, तो भी है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में नहीं। तो संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यदि कोई हो की जांच करने और सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधन एवं उनके कुशलता पूर्वक चलाए जाने की जांच करती है। प्रत्येक सदन की सरकारी आश्वासनों संबंधी जो समिति मंत्रियों द्वारा जो सदन में जो आश्वासन दिए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं और जो संकल्प
लाए जाते हैं उन्हें कार्यान्वित होने तक नजर रखती है। संसद की प्राक्कलन समिति आकलनों की जांच, मित व्ययता और धन के व्यय पर निगरानी रखती है। अल्पसंख्यकों हेतु कल्याण हेतु संसदीय समिति नहीं है, बल्कि इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका परीक्षण कौन करता है? तो लोक लेखा समिति भी करती है और लोक उपक्रम समिति, यानी जो सरकारी जो पीएसयू है उससे संबंधित लोक उपक्रम समिति, और जो पीएससी है वो सरकार के व्यय से संबंधित जांच करती है। एक तीसरी समिति है जो प्राक्कलन समिति है। इसका मुख्य कार्य होता है कि जब बजट आता है तो उसमें या उसको कैसे एफिशिएंट या दक्ष और अच्छा बनाया जा सके इसके बारे में सुझाव देती है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रति परीक्षण करती है। इसके अतिरिक्त संसद की लोक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण भी करती है। इस आधार पर 2 उत्तर सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो समिति है वो लोकसभा के अधीन नहीं आती? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लोकसभा के अधीन कौन सी आती है। तीनों लोकसभा के अधीन आती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति और श्रम संबंधी समिति। बट जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधी समिति है वो राज्यसभा के अंतर्गत आती है। तो प्रश्नगत जो विभाग संबंधी जो समिति संसदीय समितियों में लोकसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति और श्रम संबंधी समिति 3। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति और श्रम संबंधी समिति आती है। जबकि स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण संबंधी जो समिति है वो राज्यसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की जो परामर्श दात्री समिति का गठन किया जाता है तो उसका जो गठन है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, संसदीय जो कार्य मंत्रालय है वो रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है। इसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने गए सांसद सदस्य होते हैं। टू जी स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए जो बनाई गई संयुक्त समिति में शामिल हैं 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। तो उस समय जो समिति बनी थी उसमें टोटल 30 थे, 2:1 लिया जाता है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बहुत चर्चित घोटाला था। इसकी जांच के लिए अपनी जेपीसी बनाई थी। आपसे एक प्रश्न है कि जो अभी जेपीजी का गठन किया गया वो कौन से संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए किया गया है? कमेंट के माध्यम से बताइए। 24 अप्रैल 2011 में और राज्यसभा द्वारा 1 मार्च 2011 को पारित किया गया था। 4 मार्च 2011 को संयुक्त समिति गठित की गई थी जेपीसी। इस संयुक्त समिति में कुल 30 सदस्य शामिल थे, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। अगर पूछेगा तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे तो पीसी चाको समिति के अध्यक्ष थे, ये पूछ सकता है। और अक्टूबर 2013 में इसने अपनी रिपोर्टिंग
उस समय जो अध्यक्ष थी मीरा कुमार थी, उनको दी थी। देखिए पूछ लिया है कि 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? तो PC चाकू। ठीक है, टोटल 30 सदस्य, 2013 में रिपोर्ट दी थी इसने और 2G स्पेक्ट्रम से संबंधित थी। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जो संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजन डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है, तो इसके लिए अधीनस्थ विधान संबंधी जो समिति है वो कार्य करती है। अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधायन उन नियमों, विनियमों, उपनियमों, उपविधियों आदि को कहा जाता है जो कि संसद द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी तथ्य के अनुसार में निर्मित किया जाता है। अधीनस्थ विधान संबंधी जो समिति है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ही सदन को सूचित करती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्रत्यायोजन की परिधि के भीतर उचित रूप से हो रहा है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी जो संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्याय शक्ति से संबंधित? प्रत्याय शक्ति का यानी प्रत्यायोजन का मतलब होता है डेलीगेशन बोलते हैं इस इंग्लिश में। इसमें जो संसद है कुछ अधिकार कार्यपालिका को विधायी सौंप देती है जिससे जरूरत के लिए वो नियम विनियम बना सके, तो इसके लिए अधीनस्थ विधान पर समिति। ठीक है, अधीनस्थ विधान पर समिति कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित, यानी उसे शक्ति सौंप देना अस्थायी रूप से। इस संसदीय समिति का जो कार्य है जांच करना है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजन के माध्यम से जो नियम, विनियम, उपनियम या योजना या अन्य वैधानिक साधन बनाने के लिए प्रदान की गई शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। संसद के दोनों सदनों की अपनी अपनी अधीनस्थ विधान पर समिति होती है जिसमें संबंधित सदन के 15 सदस्य यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित किए जाते। तो कुल कितने? 15 मेंबर होते हैं अलग अलग। हाँ, एक चीज और के अलग अलग होती है, अपनी अपनी होती है। ठीक है, अब इस समितियों से संबंधित एक लास्ट प्रश्न और है कि भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करती है? तो इसमें संसद द्वारा जो गठित तदर्थ समिति और संसदीय विभाग द्वारा जो अस्थायी समिति है, ये दोनों काम करती है। तो भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि से क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संसद द्वारा जो गठित तदर्थ समिति एवं संसदीय विभागों संबंधी जो स्थायी समितियां हैं वो करती हैं। इसके पुनरीक्षण से संबंधित वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग एवं नीति आयोग से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब कल वाली क्लास में हम संसदीय अधिनियम और इससे संबंधित प्रश्न देंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अब जैसे यूपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिसंबर में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर है और दिसंबर में ही यूजीसी नेट का पेपर है। तो इन तीनों को टारगेट करते हुए
जो भी पॉलिटिकल साइंस में इनको टारगेट कर रहा है, उसके लिए मैं जो पॉलिटिकल पाथवे है उस पर, अभी तो जो क्लास चली रही है घटना चक्र की, तो आप पहले तो घटना चक्र का अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए, तो पॉलिटी वाला जो सेक्शन है वो आपको वहीं पे कंप्लीट हो जाए। इसके बाद में पीवाई की सीरीज लेके आऊंगा। ईथ कॉम्पिटिशन की एक बुक है, उसमें लगभग 7,500 8,000 के आसपास क्वेश्चन दिए गए हैं, उनकी बेहतरीन माध्यम से हम वहाँ पे तैयारी करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरे ऊपर छोड़ दी, बस आप इनका अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। और हाँ, आप इसको भी और उसको दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप इन्हें शेयर कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से आप अपनी स्टडी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो धन्यवाद, आज हम क्लास यहीं पर रोकते हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ लास्ट में कि यूट्यूब पे कई क्लास हैं, बट लाइन बाई लाइन बेस सीधे पढ़ा दिया तो कोई मतलब नहीं निकलता उसका, इसलिए बेहतरीन कम पढ़िए लेकिन अच्छी तरीके से पढ़िए। तो मैं आपको एक एक चीज़, एक एक शब्द को अच्छी तरीके से करा रहा हूँ, और पूरा फुल करंट अपडेट चल रहा है, तो उसमें आप ये मत सोचिए जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूँ उस दिन तक की करंट अपडेट करा के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए हम यहीं होल्ड करते हैं। थैंक यू।